रेस्टोरेशन पीरियड का टाइम था 1660 टू 1700। ये जो एज थी इसको रेस्टोरेशन इसलिए कहा गया था क्योंकि एक इंटरगनम पीरियड के बाद, एक कॉमनवेल्थ पीरियड के बाद जो है कि मोनार्की वो रिस्टोर हुई थी। क्योंकि जैसा कि हमने देखा था जब चार्ल्स फर्स्ट को बेहेडेड कर दिया गया था तो उसके बाद जो है इंग्लैंड को कॉमनवेल्थ डिक्लेयर कर दिया गया था और ये रूल आया था कि अब कोई भी जो है मोनार्क नहीं बनेगा। लेकिन 1660 में फिर से जो है मोनार्क को रिस्टोर हो गए थे, इसीलिए इस एज को रिस्टोरेशन एज भी कहते हैं। किंग चार्ल्स सेकंड जो कि चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे उनको राजा बनाया गया था और इस एज को हम द एज ऑफ ड्रायडन भी कहते हैं क्योंकि जो ड्रायडन थे वो इस एज के रिप्रेजेंटेटिव थे। रेस्टोरेशन एज में अब जो है 3 जो राजाओं ने राज्य किया था। सबसे पहले जो चार्ल्स सेकंड थे जो कि चार्ल्स फर्स्ट के ही बेटे थे, उनको 1660 में फ्रांस से बुलाया गया था। 1685 तक उन्होंने राज्य किया था और 1685 में उन्हीं के जो कज़न थे जेम्स सेकंड, फिर उनको राजा बनाया गया जिन्होंने 3 साल तक राज्य किया। लेकिन 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी जिसमें कि उनकी पुत्री जो मैरी सेकंड थी और जो उनके सन इन लॉ थे विलियम ऑफ ऑरेंज, उन्होंने फिर राज्य किया था 1688 से 1702 तक। अब बात करते हैं चार्ल्स सेकंड की। जो चार्ल्स सेकंड थे वो कैथोलिक थे लेकिन ही प्रिटेंडेड टू बी ए प्रोटेस्टेंट, यानी कि वो ऐसा दिखाते थे कि वो एक प्रोटेस्टेंट है, हालांकि वो कैथोलिक ही थे। जब 1660 में चार्ल्स सेकंड को मोनार्क बनाया गया तो ही वॉज ए टॉलरेंट किंग, यानी कि वो क्या थे, वो मतलब वैसे तो कैथोलिक थे लेकिन वो प्रिटेंड क्या करते थे वो प्रोटेस्टेंट है, तो उससे कोई कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट को कोई खतरा नहीं था उनमें किसी को भी। और उनको जो है मैरी मोनार्क भी कहा जाता था क्योंकि वो क्या थे, ही वॉज ए लिवली पर्सन, ही लाइक ड्रामाज, वाइन, लेडीज, सॉन्ग, यानी कि वो बस एक तरह के वर्ल्डली प्लीजर में ही वो रहते थे। उन्हें जो है राज्य से कोई लेना देना नहीं था। ही वॉज एन इररेस्पॉन्सिबल किंग, उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो बस अपने ही में ही मस्त रहते थे, इसीलिए उन्हें मैरी मोनार्क भी कहा जाता था। उनके 17 इलेक्टिमेट चिल्ड्रन थे। उनकी जो है 8 मिस्ट्रेस थी जो कि इलेक्टिमेट थी और 17 उनको चिल्ड्रन थे, लेकिन उनको एक भी लेक्टिमेट चाइल्ड नहीं था, यानी कि उनका एक भी उत्तराधिकारी नहीं था। 17 के 17 जो उनके चाइल्ड थे वो इलेक्टिमेट थे। और क्या थे, वो बहुत लंबा राजा थे। ही वॉज ए टॉल किंग ऑफ 6 फीट। ही प्रॉमिस टू रूल इन कोऑपरेशन विद पार्लियामेंट एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, वायदा किया था कि वो पार्लियामेंट के साथ ही कोऑपरेशन से अपना राज्य चलाएंगे और उन्होंने अपना वायदा निभाया भी, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था राज्य में। पार्लियामेंट जैसा कहती वो वैसा करते थे। अब उन्होंने क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड ओब्लिवियन आया था, जिसमें क्या किया था उन्होंने कि जो ऑल प्यूरिटन्स थे, प्यूरिटन्स यानी कि जिन्होंने जो चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ थे, जिन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ बोला था या लिखा था, उन सबको जो है कुछ पेनल्टी लेकर माफ़ी दे दी गई। इनमें जॉन मिल्टन भी थे, उनको भी माफ़ी दे दी गई थी कुछ उनसे पेनल्टी लेकर। और हु वर सपोर्टिव ऑफ क्रोमवेल, यानी कि जो क्रोमवेल के सपोर्टर थे। बट एग्जीक्यूटेड ऑल 59 मेंबर्स हु साइंड चार्ल्स फर्स्ट डेथ वारंट। लेकिन जिन 59 मेंबर्स ने चार्ल्स फर्स्ट के डेथ वारंट पर साइन किए थे उनको चार्ल्स सेकंड ने एग्जीक्यूट कर दिया। और अगर कोई पहले से मर गया था, यानी कि उन 59 में अगर कोई पहले से जिसकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका जो स्केलेटन था, उनकी जो बॉडी थी, उनको रिमूव किया उनके ग्रेव से और उनको बिहेड किया, उनको थ्रोन कर दिया था किसी गड्ढे में। यानी कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने फादर की जो एक तरह से डेथ का बदला लिया था। और शायद केवल यही काम उन्होंने एक राजा बनने के बाद जो है अपने राज्य में किया था, बाकी जो है उन्होंने कोई इंटरेस्ट अपने राज्य में नहीं लिया था। ही एक्सेप्टेड लिमिटेड इनकम फ्रॉम पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से उन्होंने एक लिमिटेड जो इनकम वो एक्सेप्ट कर ली थी। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस एज के। जो 1660 था उसमें क्या हुआ था, थिएटर्स जो है वो रीओपन हो गए थे, क्योंकि हमने देखा था जब एज ऑफ प्यूरिटन्स थी तो प्यूरिटन्स ने जो है वो ड्रामास के खिलाफ थे, तो उन्होंने जो है ड्रामास को बंद कर दिया था। लेकिन 1660 में जो है थिएटर्स फिर से रीओपन हो गए थे, क्योंकि जो चार्ल्स सेकंड थे वो ड्रामेटिस्ट को बहुत सपोर्ट करते थे और इस टाइम जो थे थिएटर्स वो बहुत ही प्रोफेशनल बन गए थे। ड्रामा इस एज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। जो थिएटर्स थे वो भी बहुत मॉडर्न बन गए थे, आर्टिफिशियल लाइटनिंग उसमें लग गई थी, साउंड इफेक्ट्स, मूविंग सीनरीज, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो है मॉडर्न बन गए थे। और बिफोर इट, और हाँ, इससे पहले एक बात और थी कि इससे पहले जो थी ना, वुमेन वो ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, क्योंकि जो वुमेन के जो भी रोल होते थे वो मैन ही प्ले करते थे, मैन को ही वुमेन बनाया जाता था। लेकिन इस एज में ऐसा नहीं था। इस एज में जो चार्ल्स सेकंड थे उन्होंने वुमेन को भी अलाउ कर दिया था कि वो फीमेल की कैरेक्टर जो है खुद प्ले करे।
हालांकि उनको जो है इक्वली ट्रीटेड नहीं किया जाता था, दे ट्रीटेड मेल या सेक्स ऑब्जेक्ट, यानी कि उनको सेक्स ऑब्जेक्ट ही माना जाता था। उनकी जो पेमेंट थी वो भी जो है मेल आर्टिस्ट से कम होती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है लेडीज़ के लिए उस टाइम रास्ता ओपन हो गया था। 1662 में जो है लाइसेंसिंग ऑफ द प्रेस एक्ट आया था, 65 में प्लेग आया था, 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन आई थी। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो है इंसिडेंट है इस एज का, क्योंकि लंदन में जो है एक आग लग गई थी। वैसे कहते हैं कि ये आग जो है बेकरी से स्टार्ट हुई थी, और जो ये वो थी फायर थी, ये 5 दिनों तक रही थी। 5 दिनों के बाद जाकर ये आग को बुझाया गया था, और इस आग ने लगभग 13,200 घर और 87 चर्च जो है इस आग ने नष्ट कर दिए थे। ये बहुत ही भयंकर आग थी, और इस आग के बाद लंदन को दोबारा बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा था। हालांकि चार्ल्स सेकंड ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। चार्ल्स सेकंड ने जो है बहुत जल्दी से जो है लंदन को रिबिल्ड करा दिया था। 1684 में जो है द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन लंदन, लंदन में जो है पहली पब्लिक लाइब्रेरी ओपन हुई थी 1684 में। और 1685 में जो है चार्ल्स सेकंड की डेथ हो गई थी, और जब वो अपने डेथ बेड पर थे तो उन्होंने जो है ही कन्वर्टेड टू कैथोलिसिज्म, उन्होंने अपने कैथोलिज्म को अपना लिया था, और वो पीसफुली उनकी डेथ हो गई थी। और जो इस एज में कॉफ़ी हाउस जो कल्चर था वो भी फ्लोरिश होने लगा था, वो भी लाइमलाइट में आने लगा था। लोग क्या करते थे कि कॉफ़ी हाउस में आते थे, वहाँ पर घंटों बैठते थे, कॉफ़ी पीते थे, और वो बातें करते थे पॉलिटिकल इश्यूज़ की, और बाकी जो सोसाइटी में जो भी इश्यू चल रहे हैं उन सब की वहाँ पर बैठकर घंटों तक बातें करते रहते थे, कॉफ़ी पीते रहते थे। लेकिन एक रूल वहाँ पर था कि वहाँ पर कोई भी जो लेडीज़ थी वो अकेले कॉफ़ी हाउस में नहीं आ सकती थी। एक तरह से जो कॉफ़ी हाउस थे वो मेल डोमिनेटिंग थे। द रॉयल सोसाइटी, द प्रूटिन एज स्टडी ऑफ साइंस वाज नॉट अलाउड। जो द रॉयल सोसाइटी है ये एक क्या थी, ये द रॉयल सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की स्टडी करने का एक जरिया थी, क्योंकि इससे पहले जो थी प्रूटिन एज में स्टडी ऑफ साइंस वाज नॉट अलाउड, स्टडी ऑफ साइंस की जो है अलाउ ही नहीं थी। लेकिन चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, द रॉयल सोसाइटी के एस्टेब्लिश किया, ताकि जो लोग हैं वो साइंस की स्टडी भी कर सके। और एक और जो इफ मेन इस इंसिडेंट है वो है पॉलिटिकल पार्टीज। वहाँ पर क्या थी, 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हो गई थी, एक विक्स और एक टोरीज। जो विक्स थे वो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, और जो टोरीज थे वो किंग को सपोर्ट करते थे। और टोरीज में जो जॉन ड्राइडन जो इस एज के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, जिसके नाम पर इस एज का नाम भी है, तो वो टोरी थे। और ये दोनों क्या करते थे, जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, ये जो है अपने लिए पोएम्स लिखवाते थे, अपने लिए जो है वो मतलब वर्क करवाते थे, ताकि जो है पार्लियामेंट को प्रेज कर सके। और जो टोरीज थे वो किंग को सपोर्ट करने के लिए जो है वर्क करवाते थे या वर्क करते थे। पॉपिस प्लॉट, ये भी इस टाइम का एक इम्पोर्टेंट प्लॉट है। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट प्लॉट ऑफ दिस एज। कैथोलिक्स जो थे वो प्लानिंग कर रहे थे जेम्स फर्स्ट को राजा बनाने की। जेम्स जो कि चार्ल्स सेकंड के ही जो है ब्रदर थे, रोमन कैथोलिक एंड ब्रदर ऑफ चार्ल्स सेकंड, यानी कि चार्ल्स सेकंड के ही जो वो कज़न वगैरह थे, तो और वो एक रोमन कैथोलिक थे। तो जो कैथोलिक्स जो है वो चाहते थे कि जो है जेम्स राजा बने, ताकि फिर से जो है कैथोलिसिज्म आ सके इंग्लैंड में, और वो लोग भी चैन से जी सके। तो इसलिए उन्होंने पॉपिस प्लॉट रचा था। वो चाहते थे कि चार्ल्स सेकंड को हटाया जाए और जेम्स को गद्दी पर बिठाया जाए। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि 1685 में जो चार्ल्स सेकंड की डेथ हो जाती है, तब जेम्स सेकंड जो है वो इंग्लैंड और आयरलैंड का राजा बनता है, और इसके साथ साथ वो जेम्स सेवंथ के नाम से स्कॉटलैंड का राजा बनता है। उनके 2 पुत्री थी, एक मैरी, एक एने। चार्ल्स सेकंड ने जो है जेम्स सेकंड को कहा था कि वो अपने बेटियों को प्रोटेस्टेंट की एजुकेशन दिलाए, और जेम्स सेकंड को चार्ल्स सेकंड के दबाव में ऐसा करना पड़ा था। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को, मैरी को भी और एने को भी, जो है प्रोटेस्टेंट की एजुकेशन दिलवाई थी। और चार्ल्स सेकंड के कहने पर ही जो मैरी थी उनकी मैरिज की गई थी विलियम ऑफ ऑरेंज से, जो कि एक प्रोटेस्टेंट थे, इन 1677 ईस्वी में, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ चार्ल्स सेकंड एंड पार्लियामेंट, यानी कि चार्ल्स सेकंड और पार्लियामेंट ने उन पर दबाव डाला था, और इसीलिए उन्होंने जो है मैरी की शादी विलियम ऑफ ऑरेंज से की थी। 1688 में क्या होता है, क्योंकि सबको लगता था कि जब जेम्स सेकंड की डेथ होगी तो जो है मैरी वो क्वीन बनेगी, और क्योंकि जो है मैरी की मैरिज एक प्रोटेस्टेंट से हुई है और उनकी जो एजुकेशन है वो भी एक प्रोटेस्टेंट की है, तो उनको लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो जेम्स सेकंड है वो 1688 में बिकेम फादर ऑफ ए सन, उनको एक पुत्र हो जाता है। और अब जो थे, अब लोग डर गए, क्योंकि जेम्स सेकंड के बाद जो है उनका बेटा राजा बनता, और क्योंकि जेम्स सेकंड कैथोलिक थे तो उनका बेटा भी जो है कैथोलिक होता। लेकिन अब वो दोबारा से कैथोलिक का राज नहीं चाहते थे, तो इसलिए वो डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि जेम्स सेकंड के बाद उनका पुत्र राजा बन जाए और यहाँ पर फिर से जो है कैथोलिसिज्म आ जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो इंग्लैंड के 7 पीपल थे उन्होंने एक लेटर भेजा था विलियम ऑफ ऑरेंज को कि वो आए और इंग्लैंड को इन्वेड कर ले, इंग्लैंड पर चढ़ाई कर दे, इंग्लैंड को जीत ले और इंग्लैंड पर वो राज्य कर ले। तो इसी तरह क्या होता है कि विलियम ऑफ ऑरेंज और मैरी जो है अपनी एक सेना लेकर आते हैं, लेकिन जेम्स सेकंड थे
उन्हें लगने लगा था दैट ऑल पीपल ऑफ इंग्लैंड, हिज डॉटर, हिज सन इन लॉ, यानी कि जो है सब उनके खिलाफ हो गए हैं, उनकी पुत्री भी, उनके दामाद भी, और जो इंग्लैंड के लोग भी हैं वो सब उनके खिलाफ हो गए हैं। तो उन्होंने युद्ध करने के बजाय वहाँ से चुपचाप चले जाना में अच्छा समझदारी दिखाई, और वो जो है इंग्लैंड से वो चले गए। ही फ्लैड अवे फ्रॉम इंग्लैंड। और ये जो इंसिडेंट है इसे कहते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो कि ब्लडलेस रेवोल्यूशन, यानी कि तख्ता पलट भी हो गया लेकिन कोई ब्लड नहीं बहा, कोई खून वहाँ पर नहीं बहा। अब क्या हुआ कि विलियम और मैरी दोनों जो हैं जॉइंट जो रूल्स उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया 1689 में, और मैरी की डेथ हो जाती है 1694 में, और चूंकि उसके कोई बच्चा नहीं था, सी हैड नो चाइल्ड, तो उसके बाद जो है कुछ सालों तक जो है 1702 तक उनके हस्बैंड अकेले राज करते हैं, विलियम ऑफ ऑरेंज, लेकिन 1702 में उनकी भी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो है उसकी सिस्टर एने क्वीन बनती है। अब बात करते हैं लिटरेचर की। तो जो रेस्टोरेशन ड्रामा था, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 1660 में थिएटर्स जो है रीओपन हो गए थे, और ड्रामा जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और मतलब उस टाइम जो था ना, अगर किसी को पैसे कमाने हैं लिटरेचर में, तो अगर वो ड्रामा लिखने लग जाए तो यही उसके लिए बेटर था। टू अर्न मनी इट वॉज द बेस्ट वे। और इस टाइम जो है एक नई टाइप की जो कॉमेडी आ गई थी, जिसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहते हैं। इट रिफ्लेक्टेड द इमोरलिटी ऑफ द पीरियड, इट वाज पॉपुलर इन लंदन, एडल्ट्री, सेक्सुअल अट्रैक्शन वर द मेन पॉइंट ऑफ कॉमेडी, यानी कि उस वक्त जो कॉमेडी थी उसमें जो मेन चीज़ थी वो क्या दिखाते थे, वो एडल्ट्री, सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये सब जो है मेन पॉइंट कॉमेडी के उस टाइम बन गए थे। रेस्टोरेशन कॉमेडी को जो है क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया गया, क्योंकि इन सब में बस यही चीज़ें दिखाते थे। तो और जो ये बिग फाइव जो रेस्टोरेशन कॉमेडीज़ जो इन्होंने लिखी थी, जो बिग फाइव मतलब रेस्टोरेशन में कॉमेडी लिखने वाले थे, दैट वाज जॉर्ज एथर्स, विलियम कॉनग्रीव, जॉर्ज फार्कर, विलियम वेक्लरी, सर जॉन वैनबर्ग। अगर नॉवेल की बात करें तो जो नॉवेल है, ए नॉवेल फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी कॉल्ड द हीरोइक ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजेडी जो थी इस एज की वो हीरोइक ट्रेजेडी उसको कहा जाता था। हालांकि ट्रेजेडी जो है वो इतनी फेमस नहीं थी। जॉन राइडन ने भी कुछ ट्रेजेडी लिखी है, जो उनकी फेमस ट्रेजेडी ऑल ऑफ लव, और इसके अलावा टैन एंड क्लव, द इंडियन एम्पायर, ये जो है ट्रेजेडी जॉन राइडन ने लिखी है। और जो ऑल फॉर लव है, इसी के ये जो है उन्होंने विलियम शेक्सपियर का जो एक प्ले था एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा, उसी से इन्फ्लुएंस होकर लिखा था। और इस एज की एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी, डेट वॉज एक इम्पोर्टेंट राइटर आप कह सकते हैं एफ्रा बैन, क्योंकि ये एक फीमेल प्ले राइटर थी, और इससे पहले कोई भी जो है फीमेल प्ले राइटर नहीं हुई थी। ये सबसे पहले आप कह सकते हैं कि एक फर्स्ट प्रोफेशन राइटर, यानी कि फर्स्ट प्रोफेशनल राइटर ये थी फीमेल। सी क्रिटिसाइज्ड सोसाइटी फॉर द बैड कंडीशन ऑफ वुमन। उन्होंने जो है इस सोसाइटी को क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि उस वक्त जो है लेडीज़ की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बैड थी। वर्जीनिया वुल्फ ने भी, जो वर्जीनिया वुल्फ जो कि एक फेमस प्ले राइटर है फीमेल, जो कि आगे जो है फ्यूचर में एक अच्छी वुमेन प्ले राइटर बनने वाली है, तो उन्होंने भी जो है अपना एक वर्क लिखा था ए रूम ऑफ वंस ओवन, उसमें उन्होंने एफ्रा बैन की प्रेस की थी, एफ्रा बैन की प्रशंसा अपने वर्क में उन्होंने की है। 1664 में क्या होता है कि एक कमेटी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एक कमेटी बनाई जाती है 1664 में, और ये कमेटी चार्ल्स सेकंड बनाते हैं ताकि जो है इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट हो सके। और इसके जो मेन मेंबर्स थे वो जॉन ड्राइडन, जॉन एविलियन, एडमंड वॉलर, बाइशप थॉमस स्पैट। इट वाज मेड बाय चार्ल्स सेकंड। जॉन ड्राइडन वाज द फेमस राइटर ऑफ दिस एज। इस एज के जो रिप्रेजेंटेटिव भी हैं वो जॉन ड्राइडन है। सबसे पहले क्या थे कि वो क्रोमवेल को सपोर्ट करते थे, लेकिन जब चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड की गद्दी पर बैठे तो वो चार्ल्स सेकंड को सपोर्ट करने लगे। ही रोट ए फेमस पोएम, उन्होंने एनमस मिराबल्स जो है एक फेमस पोएम है वो लिखी थी। इट वाज रिटन आफ्टर द टू मेजर इवेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लैंड में एक मेजर इवेंट हुआ था, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, और एक और हुआ था इंग्लैंड वर्सेस हॉलैंड वॉर। तो इन सब के बाद जो है इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड इन सबसे ऊपर उठा था, इन सबसे उभर कर निकला था। तो एनमस मिराबल्स में इन्हीं दोनों इवेंट को दिखाया गया है और किस तरह जो है इंग्लैंड इन सबसे ऊपर आता है। जॉन ड्राइडन जो है पोएट लोरेट भी बने थे 1668 में। और जॉन ड्राइडन क्या थे, वो प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन बाद में उन्होंने कैथोलिसिज्म एक्सेप्ट कर लिया था। और जैसे ही उन्होंने कैथोलिसिज्म एक्सेप्ट किया, उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ता था, कि फिर उन्हें बहुत ज़्यादा पॉवर्टी को भी फेस करना पड़ा। और जो इस एज के जो और भी मेजर वर्क हैं, डेट वाज मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड, और बनियंस का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 में जो बनियन ने लिखा था पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इस एज का है। और मिल्टन ने भी जो अपने दो ग्रेट वर्क है वो इसी एज में लिखे थे, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड। अब बात करते हैं रेस्टोरेशन पोइट्री की।
रेस्टोरेशन जो पोइट्री थी वो मोस्टली सैटारिकल, रियलिस्टिक थी और रिटन इन द हीरोइक कपलेट में ये लिखी जाती थी। और ड्रायडन वॉज सुप्रीम मास्टर, ही वॉज द डोमिनेंट फिगर ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड एंड ही मेड हिज मार्क इन द फील्ड ऑफ पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। यानी कि जो इस एज के रिप्रेजेंटेटिव थे डेट वॉज जॉन ड्रायडन, उन्हीं का नाम जो है पोइट्री में लिया जाता है। पोइट्री भी उन्होंने पोइट्री भी लिखी, प्रोज भी लिखे, ड्रामाज भी लिखे, तो वो एक डोमिनेंट फिगर है रेस्टोरेशन पीरियड के। और अगर हम पोइट्री के फील्ड की बात करें तो इनफैक्ट द ओनली पोइट वर्थ मेंशनिंग, यानी कि केवल एक जॉन ड्रायडन ही है जिसको कि हम मेंशन कर सकते हैं। केवल जॉन ड्रायडन ने ही अच्छी पोइट्री उस टाइम लिखी है। और जो जॉन ड्रायडन की पोइट्री है उसे भी हम जो है थ्री हेड्स में, 3 पार्ट में से हम बांट सकते हैं। डेट वॉज पॉलिटिकल सैटायर्स, डॉक्ट्रिनल पोएम्स और फेबल्स। अगर हम बात करें पॉलिटिकल सैटायर्स की तो उन्होंने लिखा था एप्सोलम एंड एक्टोफल और द मेडल, ये दोनों जो है इनके वेल नोन पॉलिटिकल सैटायर्स हैं। डिक्टोरियल पोएम्स की बात करें तो डेट वाज रिलीजियो लाइसी एंड द हिंट एंड द पैंथर। ये जो पोएम है ये ना तो रिलीजियस है और ना ही डिवोशनल है, बट थियोलॉजिकल एंड कंट्रोवर्शियल। ये थियोलॉजिकल है और कंट्रोवर्शियल है। पहली जो पोएम ड्रायडन ने लिखी थी, जो वो एक प्रोटेस्टेंट थे, यानी कि ये रिलीजियो लाइसी, जब वो एक प्रोटेस्टेंट थे तो इसमें उन्होंने क्या किया, एंग्लिकन चर्च की प्रेज की है, एंग्लिकन चर्च को डिफेंड उन्होंने किया है। और जो ये दूसरा वर्क था द हिंड एंड द पैंथर, ये उन्होंने लिखा था जब उन्होंने कैथोलिसिज्म एक्सेप्ट कर लिया था और इसमें उन्होंने जो है कैथोलिसिज्म को डिफेंड किया है। अगर फेबल्स की बात करें तो ये फेबल्स जो है ड्रायडन ने अपने लास्ट ईयर में लिखे थे, अपनी लाइफ के जो लास्ट ईयर उनके चल रहे थे उसमें उन्होंने फेबल्स लिखे थे। ये उन्होंने नैरेटिव फॉर्म में लिखे थे। दैट वाज द पैलामोन एंड आर्साइट एंड मस्माइरेबल्स और अलेक्जेंडर्स फीस्ट, ये उनके फेमस फेबल्स है। द पोएट्री ऑफ ड्रायडन पॉजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। ड्रायडन की जो पोएट्री है वो क्या है, वो रेस्टोरेशन पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी ही जो रेस्टोरेशन पीरियड के जो गुण थे वो सब उनकी पोएट्री में हमें दिखाई देते हैं। और इसीलिए जो है उनकी पोएट्री देयरफॉर थ्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट एज। उनकी पोएट्री से हमें उनके एज के बारे में पता चल पाता है कि रेस्टोरेशन एज में किस तरह के जो ड्रामा, पोइट्री, प्रोज वगैरह वर्क होते थे। और इस एज के जो रिप्रेजेंटेटिव है डेट वाज जॉन ड्रायडन, और वो ही जो है मेन फिगर हैं, क्योंकि पोइट्री, प्रोज और ड्रामा में केवल उन्हीं का नाम लिया जाता है।